हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श शिला इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो प्रीवियस ईयर्स के जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उनकी आज ये हमारी 9th क्लास है। आज की क्लास में हम यूरोपीय कंपनियां, क्षेत्रीय राज्य और सिख एवं मराठा से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्रांसीसी। तो जो भारत में सबसे पहले जिन्होंने व्यापार शुरू किया था या पर व्यापारिक संबंध बनाए थे वह थे पुर्तगाली। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगाली। यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे। उन्होंने सबसे पहले गोवा में अपनी बस्ती बनाई थी और व्यापार करना आरंभ किया था। और कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था, तो वह था कोचीन में उन्होंने अपने पहले किले का निर्माण कराया था। और सबसे पहले जो व्यापारिक संबंध बनाए थे भारत में वो किसने बनाए थे, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसरॉय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ए ऑप्शन है सेंट एंजिलो फोर्ट, बी ऑप्शन है आगरे का किला, सी ऑप्शन है ग्वालियर का किला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसरॉय द्वारा किले का निर्माण कराया गया था वह था सेंट एंजिलो फोर्ट। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंट एंजिलो फोर्ट। सेंट एंजिलो फोर्ट केरल में कन्नूर किले के नाम से प्रसिद्ध है, कन्नूर किला। ठीक है, और इसका निर्माण 1505 ईस्वी में जो पहले पुर्तगाली वायसरॉय थे डॉन फ्रांसिस्को अल्मीडा उनके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाद में कौन यात्री गए? ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है डच और डी ऑप्शन है अंग्रेज। तो जो सबसे बाद में जाने वाले यात्री थे वह थे पुर्तगाली। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाली। जो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए और भारत में सबसे बाद में गए थे। पुर्तगालियों ने वर्ष 1961 में गोवा क्षेत्र से अपना अधिकार हटाया था और फिर इसके बाद में वह यूरोप चले गए थे। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाली। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं। ए ऑप्शन है व्यापार स्थान, बी ऑप्शन है उत्पादन स्थान, सी ऑप्शन है भंडार गृह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं वह भंडार गृह का कार्य करती थी। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भंडार गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप से होकर खोजा और सबसे पहले पहुंचा। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है दमन, सी ऑप्शन है द्वीप और डी ऑप्शन है कालीकट। तो जो वास्को डी गामा था जो कि भारत आया था वह समुद्री मार्ग में आशा अंतरीप से होकर सबसे पहले कहां पे पहुंचा था, कालीकट। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कालीकट। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजता हुआ कालीकट के समुद्री तट पर कब पहुंचा था, ये पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ठीक है, या फिर कभी जब ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। उन सभी को हम इसी क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। इसी के अंदर 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली था, आशा अंतरित होते हुए अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। मतलब कि 20 मई 1498 को
वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाली नागरिक था, वह आशा अंतरिप होते हुए अब्दुल मनीक नाम का एक गुजराती था, उस पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां पर पहुंचकर यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट का जो शासक था, जिसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन, ठीक है, तो जमोरिन ने इस का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था वहां पर कालीकट बंदरगाह पर। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो वह था जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा या फिर फ्रेंच द्वारा। तो जो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज थी वह 20 मई 1498 को वास्को डी गामा द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाली था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर फोर्थ ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा। तो जो गोवा, दमन और दीप का जो उपनिवेशीकरण किया गया था वह मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसने क्या किया, उसने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया था 1510 में। बीजापुर के जो आदिल शाह सुल्तान थे उनसे गोवा जीत लिया था। फिर 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर कब्जा कर लिया था और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया था। तो गोवा, दमन और दीप पर जो जिसका अधिकार था वह थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच शब्द संबंधित है नीदरलैंड से, बुल्गारिया से, बेल्जियम से या स्वीडन से। तो जो डच शब्द संबंधित है वह नीदरलैंड से या फिर हम कहें तो हॉलैंड के निवासी थे। ये नीदरलैंड बोल सकते हैं या फिर हॉलैंड के निवासी थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नीदरलैंड से। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आए थे। पुर्तगालियों के बाद में डच आए थे और 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1605 ईस्वी में कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कि जो डच शब्द है वह नीदरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली थी। ए ऑप्शन है अकबर से, बी ऑप्शन है जहांगीर से, सी ऑप्शन है शाहजहां से और डी ऑप्शन है औरंगजेब से। तो जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसने दी थी, जहांगीर ने। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, जहांगीर। कब, 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है बोकारो, सी ऑप्शन है सूरत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था वह 1613 ईस्वी में सूरत में किया गया था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने इस सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह था। ए ऑप्शन है सर थॉमस रो, बी ऑप्शन है रोल्टाबिथ, सी ऑप्शन है सर जॉन और डी ऑप्शन है सर जॉन सोर। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर सबसे पहले भेंट किया था वह था सर थॉमस रो। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था, ए ऑप्शन है इंडो ब्रिटिश कंपनी, बी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, सी ऑप्शन है ईस्टर्न कंपनी और डी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक रूप से आए थे और उन्होंने जिस कंपनी की स्थापना की थी वह थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1763 में किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पांडिचेरी में अंग्रेजियों की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी? चंदन नगर संधि, पेरिस संधि, लंदन संधि या फिर कर्नाटक की संधि? तो जो 1763 में जिस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पांडिचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी वह थी पेरिस संधि। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस संधि। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक, उसके पश्चात में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में पेरिस की संधि हुई थी और इस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पांडिचेरी में अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन व्यापार करने की के उद्देश्य से भारत में रहने की अनुमति प्रदान की गई थी अंग्रेजों द्वारा। और इस प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने अपने जो एकमात्र यूरोपीय प्रतिद्वंदी था उसको अपने मार्ग से हटाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो इसमें अंग्रेज जीत गए थे और इनके अंग्रेजों ने उनको सिर्फ कहां पर, अंग्रेजों की सुरक्षा के अधीन ही फ्रांसीसियों को चंदन नगर और पांडिचेरी में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ए ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, सी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1605 में, बी ऑप्शन है 1600 में, सी ऑप्शन है 1625 में और डी ऑप्शन है 1630 में। तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वह 1600 ईस्वी में हुई थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1600 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट स्थित किले का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, बी ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, सी ऑप्शन है अंग्रेजों ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुलिकट स्थित किला था उस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने रखी थी। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? ए ऑप्शन है हैदर अली, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो जो टीपू सुल्तान था वो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदर अली। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली यूसुफाबाद के नाम से जो है जगह है वहां पर हुआ था। उसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था और उसके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा फखरुन्निसा था, फखरुन्निसा। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। ए ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, बी ऑप्शन है मैसूर, सी ऑप्शन है बेंगलोर और डी ऑप्शन है भाग्यनगर। तो जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम में थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान जो शासनकाल था उसका वो 1782 से 1799 तक था और उसकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? ए ऑप्शन है मैसूर महल, बी ऑप्शन है किला द फोर्ट, सी ऑप्शन है दरिया दौलत बाग और डी ऑप्शन है इस्माइल घर। तो जो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था वह है दरिया दौलत बाग। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दरिया दौलत बाग है जिसको गार्डन ऑफ द वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कहलाता था। यह श्रीरंगपट्टनम में स्थित है और इसे 1959 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है कुंगे, सी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम और डी ऑप्शन है बॉडीवास। तो जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी वह हुई थी श्रीरंगपट्टनम युद्ध में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है। टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ और जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, तो उसने क्या किया, टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ में मिलने का आरोप लगा दिया और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो जो ब्लैक होल एपिसोड था वह एक्चुअल में क्या था कि 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया था और 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। इसमें से केवल 30 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए थे। तो इसी घटना को ब्लैक होल एपिसोड के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो प्लासी का युद्ध था वह 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो ये जो घटना है वह 15 जून और 20 जून 1756 की है और जो इसके जो बाद में हुआ था वह प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो इसी वजह से जो ब्लैक होल एपिसोड है वह किस युद्ध के पहले की घटना है, वह प्लासी के युद्ध के पहले की घटना होगी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार कहाँ के युद्ध में हुई थी? ए ऑप्शन है बक्सर, बी ऑप्शन है बॉडीवास, सी ऑप्शन है प्लासी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिराजुद्दौला की हार हुई थी वह प्लासी के युद्ध में हुई थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था और हार का जो मुख्य कारण था वह था जो मीर जाफर और राय दुर्लभ थे उन दोनों की गद्दारी की वजह से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी वह प्लासी के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है मंगलौर, सी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम और डी ऑप्शन है मद्रास। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1780 से 1784 तक चले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यह संधि अंग्रेजों के जो सेनापति था आयरकूट और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था, दोनों ने एक दूसरे के जो विजित प्रदेश थे उनको लौटा दिया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि के। और यह मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ए ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, बी ऑप्शन है मैसूर की संधि, सी ऑप्शन है मद्रास की संधि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो गया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा।
जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1789 से 1792 के बीच में हुआ था। और इसके तहत जो संधि हुई थी वह हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? ए ऑप्शन है 1848 में, बी ऑप्शन है 1849 में, सी ऑप्शन है 1850 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चिल्लिया वाला युद्ध था वह 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो चिल्लिया वाला युद्ध था वह दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया था। जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था वह सिख और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख जो राज्य था उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? ए ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, बी ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, सी ऑप्शन है पानीपत का युद्ध और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो युद्ध था जिससे कि अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के पर आश्रित होना पड़ा था वह था बक्सर का युद्ध। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि बंगाल का नवाब पराजित हो गया और उसे संधि करनी पड़ी थी। यह संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुई थी। यह संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जाना जाता है और इस संधि के बाद में अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? ए ऑप्शन है 1000 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 300 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1400 ईस्वी में। तो जो सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था वह हुआ था 1500 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सिखवाद अथवा सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने किया था। इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के पास में अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया था और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और जो गुरु नानक जी का जीवन काल था वह 1469 से 1539 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने उपदेश दिया। ए ऑप्शन है सिखों की एकता का, बी ऑप्शन है मानव बंधुत्व का, सी ऑप्शन है सिख धर्म का और डी ऑप्शन है सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी और ये मे की जगह ने होगा यहाँ पे। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। उनके उपदेशों का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो और प्रत्येक वाणी से मातृभाव से स्नेह करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी ऑप्शन है गुरु अंगद, सी ऑप्शन है गुरु रामदास और डी ऑप्शन है गुरु नानक। तो जो गुरुमुखी लिपि थी वह गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी। बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत तीव्र गति से हुआ। जो गुरु अंगद देव थे उनका जन्म 31 मार्च 1504 को हुआ था और उनकी मृत्यु 28 मार्च 1552 में हो गई थी। और इनका जो वास्तविक नाम था गुरु अंगद देव का वह था लहणा। और जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था?
ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु रामदास, सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो जो सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, उसका संकलन किया था। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो यदि ये माना जाए कि गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, तो वह शाहजहां, वह अकबर और जहांगीर दोनों के शासन काल में थे। क्योंकि जो गुरु अर्जुन देव का जो था, जब वो बने थे गुरु, वह 1581 से 1606 तक था। ठीक है, और जो अकबर था वह 1556 से 1605 तक, और जहांगीर 1605 से 1627 तक शासनकाल था। तो यदि माने तो अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में थे, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा जो शासनकाल था वह अकबर के शासनकाल में ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जबकि जो गुरु अर्जुन देव थे वह 1606 तक थे। 1606 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था और 30 मई 1606 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो जहांगीर का शासनकाल था, उसमें खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगरों का निर्माण करवाया था। और ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर अकबर ले सकते हैं, बी ऑप्शन होगा। ठीक, ज्यादा सही। और शाहजहां का शासनकाल भी था, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में उनको मृत्यु दी गई थी। तो दोनों के ही शासनकाल में आंसर दोनों ही सही होंगे, बी और सी, लेकिन यदि ज्यादा सही हो तो वह अकबर का शासनकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है नांदेड़ और डी ऑप्शन है जालंधर। तो जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वह है पटना। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में माता गुजरी देवी के गर्भ से हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। और इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। और इनकी एक अन्य पुस्तक भी है जिसका नाम है चंदी दीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस क्रम के गुरु थे? ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है सातवें और डी ऑप्शन है अंतिम। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वह सिखों के अंतिम जो थे वो 10वें अंतिम गुरु थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, अंतिम गुरु थे, या फिर क्रम में देखें तो 10वें क्रम के गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, और जबकि गुरु का दर्जा गुरु ग्रंथ साहिब को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह थे, ए ऑप्शन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, बी ऑप्शन है सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक, सी ऑप्शन है दसम ग्रंथ के रचयिता और डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो ए ऑप्शन भी सही है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। बी ऑप्शन भी सही है, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक थे। और सी ऑप्शन भी सही है, दसम ग्रंथ के रचयिता थे। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा, जिसको कि हम खालसा पंथ कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और उसकी स्थापना 30 मार्च 1699 में की गई थी। तथा दसम ग्रंथ, जिसको 10वें पातशाह के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से
लड़ने वाला सिख गुरु थे, मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु थे? ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर और डी ऑप्शन है गुरु हरगोविंद। तो जो मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु थे वह थे गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। मतलब कि औरंगजेब से परेशान होकर जो गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने हथियार उठा लिए थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है जोधाबाई, बी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन है जीजाबाई और डी ऑप्शन है पुतलीबाई। तो जो छत्रपति शिवाजी जी की माता थी वह थी जीजाबाई। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अप्रैल में 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माताजी का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? शाहजी भोसले का, माता जीजाबाई का, गुरु कोंडदेव का या फिर तुकाबाई मोहिते का? तो जो शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद गुरु कोंडदेव का प्रभाव पड़ा था। शाहजी भोसले एवं तुकाबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र का था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का भी काफी प्रभाव पड़ा था। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो माता जीजाबाई हैं उनका और गुरु कोंडदेव का प्रभाव ज्यादा था। तो सेकंड और थर्ड का अधिक प्रभाव है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? ए ऑप्शन है मावल प्रदेश, बी ऑप्शन है बीजापुर, सी ऑप्शन है अहमदनगर और डी ऑप्शन है सतारा। तो जो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली थी वह थी मावल प्रदेश। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मावल प्रदेश। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन में कार्यकलापों का स्मृति स्थान मावल नामक प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है रायगढ़, सी ऑप्शन है कारवाड़ और डी ऑप्शन है पुरंदर। तो जो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी वह थी रायगढ़। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहीं पर इन्होंने 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराकर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पुणे उनकी राजधानी थी, बी ऑप्शन है उन्होंने मराठों का उनको एक राष्ट्र में जोड़ा, सी ऑप्शन है वह गोरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे और डी ऑप्शन है गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णुता। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों ने अलग अलग गुटों में अपने गुट बना रखे थे। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में संगठित किया था शिवाजी ने, और उनकी राजधानी रायगढ़ थी और वे गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ए ऑप्शन सतर्क सेना, बी ऑप्शन बड़ी सेना, सी ऑप्शन राजनीतिक वर्चस्व और डी ऑप्शन छापामार युद्ध।
तो जो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति थी वह थी छापामार युद्ध। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापामार या फिर इसको कहते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। गोरिल्ला पद्धति को गानिमी काबा भी कहा जाता है। गानिमी काबा, ठीक है, वह योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था? ए ऑप्शन है एक कर, बी ऑप्शन है सैन्य प्रधान, सी ऑप्शन है पैदल सेना और डी ऑप्शन है मंत्री। तो जो शिवाजी के शासन काल के दौरान जो चौथ शब्द का प्रयोग किया जाता था वह था एक प्रकार का कर। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ठीक है, ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? ए ऑप्शन है 1664 में, बी ऑप्शन है 1646 में, सी ऑप्शन है 1627 में और डी ऑप्शन है 1668 में। तो 9 मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी और औरंगजेब के मध्य में एक संधि हुई थी जिसमें कि बादशाह ने शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया था और राजा की उपाधि दी थी और तथा इसी के साथ ही बरार की जागीर भी सौंप दी थी। तो शिवाजी को औरंगजेब द्वारा 1668 में राजा घोषित किया गया था। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की थी वह थे? ए ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, बी ऑप्शन है राणा प्रताप, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है राणा सांगा। तो जो ऐसे हिंदू राजा जिन्होंने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की थी वह थे छत्रपति शिवाजी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया था और हिंदुत्व धर्मोद्धार की उपाधि धारण की थी। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। 1674 ईस्वी में मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक कराकर इनकी राजधानी रायगढ़ बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ए ऑप्शन है शिवाजी द्वितीय, बी ऑप्शन है शाहू द्वितीय, सी ऑप्शन है राजाराम और डी ऑप्शन है संभाजी। तो जो शिवाजी का उत्तराधिकारी था वह उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है संभाजी। 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद में शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी और इसने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया था और जो संभाजी थे संभाजी ने 1680 से 1689 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? ए ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, बी ऑप्शन है अहिल्याबाई होलकर, सी ऑप्शन है जीजाबाई और डी ऑप्शन है चांद बीबी। तो जो महेश्वर था वह अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बुंदेलखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है मालवा। तो जो पेशवा बाजीराव थे वह इनमें से उड़ीसा का इलाका नहीं जीत सके थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? ए ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बी ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, सी ऑप्शन है माधवराव और डी ऑप्शन है बाजीराव। तो ऐसे पेशवा जिनको पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है वह थे बालाजी बाजीराव। सही ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक इनका वो था प्रभाव काल था, को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। 1750 ईस्वी के संगोला संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे और महलों के महापौर बन गए थे। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें कि मराठों की हार हुई थी। मराठा प्रमुख की सूची 1 से उनके शक्ति के अनुरूप स्थान को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में मराठा प्रमुख दे रखे हैं जो भी थे और सूची 2 में उनके स्थान दे रखे हैं। पेशवा का मुख्यालय पूना में था, तो जो पेशवा है वो पेशवा पूना से संबंधित होंगे। तो गायकवाड़ बड़ौदा में शासन कर रहे थे, तो जो गायकवाड़ है वह बड़ौदा से संबंधित होंगे। सिंधिया का संबंध ग्वालियर से है, तो सिंधिया ग्वालियर से संबंधित हो गए। और होलकर का संबंध इंदौर से है, तो जो इंदौर होलकर है वो होलकर इंदौर से संबंधित है। और भोंसले ने नागपुर में शासन किया था, तो जो भोंसले थे भोंसले नागपुर से संबंधित। तो जो फर्स्ट है फर्स्ट के बी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का ए हो गया और फोर्थ का सी और फिफ्थ का ई और फिफ्थ का सी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी ग्वालियर की, मालवा की, जयपुर की या बीजापुर की? तो जो अहिल्याबाई रानी थी वह थी मालवा की। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अहिल्याबाई जो इंदौर है, इंदौर मालवा क्षेत्र, वहां के राजा थे होलकर मल्हार राव थे, उनकी पुत्र वधु थी। उनके जो पुत्र थे खांडेराव उनकी पत्नी थी। खांडेराव के निधन के पश्चात जो उनकी पत्नी थी अहिल्याबाई, उन्होंने ही राज की बागडोर को संभाला था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मालवा की रानी थी अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? तो जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था वह मराठों ने किया था। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मराठा ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठे शेष भारतीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों और अंग्रेजों के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार का कारण था? ए ऑप्शन है योग्य नेतृत्व की कमी, बी ऑप्शन है सैनिक दुर्बलता, सी ऑप्शन है अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो एंग्लो मराठा युद्ध था उसमें मराठों की हार के ये सभी कारण थे। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के प्रमुख कारण थे मराठों में योग्य नेतृत्व की कमी होना, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान न करना। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वह 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था जिसमें कि मराठों की पराजय के पश्चात में लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया था और पश्चिम भारत में जो स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे। ए ऑप्शन है अफगान, बी ऑप्शन है मुगल, सी ऑप्शन है अंग्रेज और डी ऑप्शन है फ्रेंच। तो जो पानीपत के तृतीय युद्ध था
वह उसमें जो मराठे थे वह अफगानों से पराजित हुए थे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? जिले नहीं है, जिले की जगह किले है, किस किले में हुआ था? ए ऑप्शन है रायगढ़, बी ऑप्शन है शिवनेरी, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़ और डी ऑप्शन है पन्हाला। तो जो शिवाजी का जन्म था वह 1627 ईस्वी में शिवनेरी, शिवनेर भी बोलते हैं इसको, और शिवनेरी उसके किले में हुआ था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा और ये जिले की जगह किले होगा। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? ए ऑप्शन है शिवाजी, बी ऑप्शन है राजा जयसिंह, सी ऑप्शन है राजा मानसिंह और डी ऑप्शन है हैदर अली। तो ऐसे शासक जिन्होंने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी वह थे शिवाजी। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। और इनका जो कार्य था इन 8 मंत्रियों का वह था राजा को परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? ए ऑप्शन है 1798 में, बी ऑप्शन है 1860 में, सी ऑप्शन है 1790 में और डी ऑप्शन है 1849 में। तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 तक चला था, उसमें वह अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को 1849 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में कब हुआ था? ये ऑप्शन है 15 अप्रैल 1469 को, बी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1469 को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल 1469 को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वह 15 अप्रैल 1469 को हुआ था तलवंडी नामक ग्राम में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 15 अप्रैल 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु थे? ए ऑप्शन है अर्जुन देव, बी ऑप्शन है तेग बहादुर, सी ऑप्शन है अंगद देव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो सिखों के 9वें गुरु थे वह थे गुरु तेग बहादुर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किसके शिष्य थे? ए ऑप्शन है रामचंद्र, बी ऑप्शन है रामदास, सी ऑप्शन है तुकाराम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शिवाजी थे वह मराठी संत रामदास के शिष्य थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु रामदास और डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। जो अमृतसर शहर के संस्थापक जो थे वह थे गुरु रामदास। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु रामदास। और कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में वह किस झील के किनारे स्थित है? तो वह है अमृत सरोवर झील। तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। और जो अमृतसर शहर के संस्थापक थे वह थे गुरु रामदास। और इसी के साथ ही हमारा ये जो जीके के प्रीवियस ईयर्स टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज है उस सीरीज का जो 9th पार्ट है वह कंप्लीट होता है।